हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है, मतलब उसके रिएक्टेंट्स किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और क्या वो क्राइटेरिया या कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? तो एक बार आप लेक्चर नंबर, ये 9th है, आप 8 लेक्चर जरूर देखिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई गई हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, वो हमने डिटेल में ली है। आज मैं बताऊंगा थ्योरीज ऑफ रिएक्शन की, कोई एक रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। तो उन्हीं में सबसे पहली थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, एंड देन आई विल टेक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। राइट। तो कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे आगे हमें क्या क्या करना है। कोलिजन थ्योरी में कौन से वो पॉइंट हैं जो IIT में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कोलिजन थ्योरी पर। तो कुछ पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि कोलिजन थ्योरी वाज गिवन बाय आर्हेनियस एंड वेंटॉफ, पॉइंट नंबर 1। एंड दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल टू द होमोजीनियस बाइमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइमोलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक ए गैस प्लस बी गैस गिविंग यू प्रोडक्ट। इसे मैं बोलूंगा बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन। तो मतलब दो मॉलिक्यूल होने चाहिए और वो दोनों गैसेस फॉर्म में होने चाहिए, तभी ये थ्योरी एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ आपने गैस माने, एक और एजम्पशन यहाँ पर होगी कि आप ये जो गैस आपने ली, मान लो ये गैस ली प्लस आपने बी गैस ली, दोनों को आपने एक कंटेनर में रखा होगा। तो जब आपने ए और बी गैस दोनों को एक कंटेनर में रखा तो इनके मॉलिक्यूल भी आपस में टकराएंगे। तो जब वो टकराएंगे एक दूसरे से कोलाइड करने से पहले, देयर विल बी zigzag मोशन, एंड दैट zigzag मोशन विल फॉलो द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ए और बी प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होंगे। तो कोलिजन थ्योरी उसके बारे में क्या बोलती है कि भाई ए और बी कब आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। व्हाट डज कोलिजन थ्योरी टेल्स अबाउट इट। कोलिजन थ्योरी कहती है ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होंगे जब ए और बी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, पहली कंडीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इनमें कोलिजन होनी चाहिए। अब दूसरी मैं बात डिस्कस करता हूँ कोलिजन से क्या होगा। जैसे अगर मैं अंडर नॉर्मल कंडीशन लूँ तो सबसे पहली चीज तो आप यही सुनिए, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो बात मैंने आपको बताई, बिकॉज ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ओल्ड बॉन्ड विल बी ब्रोकन और नए बॉन्ड आपके बनेंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा। राइट। बिकॉज बॉन्ड क्लीवेज एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कॉलिजन, दैट्स व्हाई न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये होगा। तो अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक 1 लीटर का वेसल भी ले लेते हैं ना, 1 लीटर का वेसल ले लेते हैं, उसमें आपने मान लीजिए O2 गैस ही भर दी 1 ATM पे, तो आपको पता है इसकी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, मतलब इसमें कितने कॉलिजन हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर। मैं बताता हूँ, 10⁻30 कॉलिजन्स पर सेकंड पर लीटर, इतने कॉलिजन हो रहे होंगे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, ये पता कितने होते हैं, इतने से डिवाइड भी कर दो तो लगभग 100 डलते हैं, इतने मोल कॉलिजन। तो भाई जब मैं कोई रिएक्शन कराता हूँ तो मैं तो हार्डली 1 1 मोल लेता हूँ, ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया। और कहाँ एक ही सेकंड के अंदर 10⁻6 मोल कोलिजन, मतलब 10 लाख कोलिजन हो रहे हैं। और अगर 10 लाख कोलिजन हो रहे हैं, अगर 10 लाख कोलिजन हो रहे हैं तो मैंने तो एक ही मोल लिया। इसका मतलब तो मेरी ये रिएक्शन एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ही खत्म हो जानी चाहिए। यानी दुनिया की जो मैक्सिमम रिएक्शन है, जिनमें 1 मोल 2 मोल 10 मोल 100 मोल भी ले रहे हो, वो बस आपकी पलक झपकते खत्म हो जानी चाहिए एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में, 1 लाखवें हिस्से में। लेकिन आप देखते हैं रिएक्शन तो चलती है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर। तो जो रिएक्शन एक सेकंड से भी कम टाइम में खत्म हो जानी चाहिए, वो इतनी लंबी क्यों चलती है, क्या कारण है, क्या रीजन। यानी कि सिर्फ कोलिजन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि ए और बी कोलाइड करें, तो कुछ और भी क्राइटेरिया रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसे कोलिजन फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम।
ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम Z11 या Z12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इतने ज्यादा कॉलिजन्स होते हैं, बट ऑल दीज कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। अब यहाँ पर इफेक्टिव का क्या मतलब है? देखिए, इफेक्टिव कॉलिजन से मेरा मतलब उन कॉलिजन से है जिनसे प्रोडक्ट बने, यानी आपके कॉलिजन तो हो गए 10 लाख, लेकिन ये सारे इफेक्टिव नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। इनमें से जो कॉलिजन ऐसे होंगे जिनकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, उन्हीं कॉलिजन्स को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव का मीनिंग समझ आ गया। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, अब मैं उस पर भी आता हूँ। तो ये चीज मैंने आपको Z11 बता दी। तो सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते। द कॉलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो किसी कॉलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, जैसे अगर आपको IIT में जाना है, अगर आपको IIT कॉलेज चाहिए, आप 12th क्लास में हैं, तो यहाँ जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं आपको? पहले तो आपको जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा। चलिए भैया, अगर जेई मेन क्लियर कर भी लिया तो भी नहीं पहुंचोगे IIT में, पहुंच जाओगे क्या? कोई चांस नहीं है भैया पहुंचने का। क्या करना पड़ेगा इसके बाद? रेड कलर का जेई एडवांस, तब जाके IIT मिलेगी। तो IIT में जाने के लिए 12th से डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है भाई। पहले आप जेई मेन क्लियर कीजिए, फिर आप जेई एडवांस क्लियर कीजिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसे क्लियर कर लो इसे ना करो, ऐसा भी नहीं हो सकता इसे क्लियर कर लो इसे ना करो। दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे, तब IIT मिलेगी, किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। उसी तरह ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब A और B एक दूसरे से टकराए, तो उनको कुछ क्राइटेरिया क्लियर करने पड़ेंगे। वो क्राइटेरिया क्या होते हैं? एक होता है एनर्जी फैक्टर, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये एनर्जी फैक्टर क्या होता है? ठीक है, एनर्जी फैक्टर क्या कहता है? एक्टिवेशन एनर्जी में मैंने आपको बताया कि जब एक कंटेनर में आपने मॉलिक्यूल लिया और वो मॉलिक्यूल इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट मोशन वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो उनकी एक एनर्जी होनी चाहिए, एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। KTG में आप लोग 11th क्लास में एक डायग्राम बना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले लेते हो, यहाँ dN/n और 1/d काइनेटिक एनर्जी। तो जो वेलोसिटी का आता है वही काइनेटिक एनर्जी का आता है। तो अगर यहाँ एक सैंपल n नंबर ऑफ एटम्स का सैंपल है, तो अब आपको ये पता पड़ जाती है कि सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है या नहीं? तो ये मैंने वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का सेम ही शेप ग्राफ की होती है, तो मैंने ये बना दिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ऐसे भी होंगे जिनकी 10 है, ऐसे भी होंगे जिनकी 20 है। तो ये क्या कहता है? एनर्जी बैरियर 10-20 वाले नहीं, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, अगर उतनी है या उससे ज्यादा है तो वो जेई मेन से हो गया भाई। वो गारंटी नहीं है कि उससे ज्यादा है तो क्लियर जेई मेन में रैंक 1000 आ गई तो IIT हो ही जाएगी, अगला भी करना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज वो वैल्यू मैं आपको देता हूँ, एक मिनट, वो वैल्यू ये आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 120 चाहिए, 120 जूल। तो ये तो बहुत ज़्यादा होगी एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल चाहिए, कि मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। अगर आपकी कट ऑफ है ये, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम हुई तो भैया फिर IIT में नहीं जा सकते, फिर मत मुझसे कहना। IIT में जाना है तो ये तो आपको कैसे भी करके क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये हो गया एनर्जी बैरियर। सबसे पहले तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, अब मान लो यार 100 मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, 100 में से बेचारे 5 की ही एनर्जी 120, 122, 150, 160, 170, बाकी जो 95 है उनकी एनर्जी इससे कम है, तो वो तो फेल हो गए पहले। जेई मेंस में ही काम खराब हो गया उनका, तो एडवांस के सपने में तो पानी फिर गया। ठीक, तो अब यही 5 आगे के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यही जेई एडवांस के पेपर में बैठेंगे, तो इन्हीं की ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसे भी मैं आगे लूंगा। तो एनर्जी बैरियर वाला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले लिख लीजिए, इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कोलिजन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EA से। ये हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो एरिया है, मान लीजिए इस एरिया की वैल्यू 0.1 आ गई, तो इसका मतलब क्या है?
मान लीजिए ई की वैल्यू 120 जूल है, तो इसका मतलब ये होगा कि 10% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल या उससे ज़्यादा है। समझ आया इसका मतलब? तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करता हूँ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर अब आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो जितने भी मॉलिक्यूल आपने इस कंटेनर में, मान लीजिए एक कंटेनर लिया था और इस कंटेनर में आपने गैस ले ली, तो इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल लिए थे उनमें से कितना फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sufficient kinetic energy to have effective collision। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है ई की पावर माइनस ए बाय आर। ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा। ये वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी सफिशिएंट है काइनेटिक, जिससे मतलब ये कट ऑफ है, कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा है, राइट? कट ऑफ के बराबर, हैविंग सफिशिएंट और मोर देन। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या कट ऑफ जेई मेन क्लियर हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि अब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे? नहीं, कट ऑफ क्लियर कर लिया, अब आपको जेई एडवांस का एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, ये तो पहला फैक्टर था जो आपने क्रॉस कर लिया, पहला फैक्टर था जो आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम एरिया देगा। अगर ये 0.1 है तो ये सारा एरिया कितना आ जाएगा? 0.9। तो 90% तो बेचारे जेई मेंस में फेल हो गए, सिर्फ 10% आगे गए। अब उनमें भी कुछ बच्चे क्लियर कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगला क्राइटेरिया क्या है, उस पर आ जाते हैं भाई। अगला क्राइटेरिया है ओरिएंटेशन बैरियर। ये क्या कहता है कि जब ए और बी गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों सर? क्योंकि हो सकता है उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होती है जरा वो देख लेते हैं। इधर देखिए, अगर मैंने CO, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, CO और NO2 का कॉलिजन करवाया C और N के थ्रू, समझ आ रही? तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने C को ऑक्सीजन से टकरवाया, इनकी टक्कर करवाई, तो ये ऑक्सीजन छीन लेगी और CO2 प्लस NO बना लेगी। तो ये बन गया भाई। ऐसे ही आप ऐसे भी समझा सकते हो कि ये N है, ये N है, ये O है, N N टकराएगा तो N2O4 बन जाएगा। लेकिन अगर ये N ये O, कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनना है, तो वो टकराना भी नाइट्रोजन की ही तरफ से चाहिए भाई। पॉइंट क्लियर हुआ? टकराना भी नाइट्रोजन की तरफ से चाहिए। क्लियर? तो अब ओरिएंटेशन बैरियर भी क्लियर हो गया। तो ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है? द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन अलोंग विद सफिशिएंट एनर्जी। जो जेई मेन क्लियर कर चुके उनकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कॉलिजन। तो ये दो फैक्टर क्रॉस हो गए तो काम हो गया। अब आगे क्या होगा भाई? स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन for conversion of reactant to product is called steric factor. Generally it is denoted by P। मतलब कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का ऐसा है जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, वो स्टेरिक फैक्टर है। तो ये भी 1 से कम होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात मैं करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात आप ऐसे कर सकते हो, A प्लस बी टकरा करके क्या बना रहे हैं भाई? प्रोडक्ट। अगर A और B टकरा के प्रोडक्ट बना रहे तो आप ऐसे समझिए कि A और B, तो जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा? पहले टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन लिख दो, Z11। अब ये सारे कॉलिजन बेकार है। फिर फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन लिख दो जिनकी एनर्जी सफिशिएंट है। तो अब ऐसे समझिए 1000 कॉलिजन हुए, उनमें से 10% या 20% की ही एनर्जी सफिशिएंट थी, तो कितने क्वालिफाई हुए अगली स्टेज के लिए? 200। अब उन 200 में मान लो 0.1% की ओरिएंटेशन प्रॉपर थी, तो P से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ये 0.1 है तो 20।
तो ध्यान से देखिए 1000 कॉलिजन हो रहे थे लेकिन फाइनली 20 ही काम के निकले। तो जो रेट है वो तो काम वालों से मतलब है। तो यहाँ पर अब पॉइंट आता है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। तो इफ आई राइट लाइक दिस वे, ए प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन देगी। तो मैंने जैसा दिखाया कि भाई 1000 कॉलिजन हुए, फिर उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है वो फ्रैक्शन, तो ये आपका आ जाएगा Z11 ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी इंटू पी। यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा भी। इसके आगे भी है बट वो बियॉन्ड आपके स्कोप है, इसलिए हम उसे डिटेल में नहीं लेते। नहीं तो Z11 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो अपने को उधर नहीं जाना। इस तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हैं। उसमें स्टेरिक फैक्टर भी अपीयर होता है, Z11 भी अपीयर होता है और ये भी अपीयर होता है। तो इस तरह ये चीज़ें आ रही है, राइट। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे आपको मिल जाएगी, वन एडवांस के हिसाब से ये सफिशियंट है। तो ये तो थ्योरी थी कोलिजन थ्योरी। अब एक और थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, देखिए अगर मैं इस थ्योरी की बात मानूं तो ये थ्योरी कहती है कि ए प्लस बी मिलकर के अगर प्रोडक्ट बना रहे, इस थ्योरी के अपनी एडवांटेज है। पहली बात तो जो कोलिजन थ्योरी थी, ध्यान से सुनना, जो कोलिजन थ्योरी थी वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की, तो ये रिएक्टेंट सॉलिड है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये उससे बेहतर है, राइट। दूसरी बात, वहाँ स्टेरिक फैक्टर पी हमें खुद डालना पड़ रहा था। अच्छी बात यह है कि यहाँ इक्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपको खुद नहीं डालना, जो स्टेरिक फैक्टर पी है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो। तो इसके दो एडवांटेज, इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर कोलिजन थ्योरी। कौन कौन से एडवांटेज है? एडवांटेज नंबर 1, it can be applied to the reactions taking place in the solution as well as in the gaseous phase। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही हो गया, ये गैसियस फेज वाले उनके लिए भी एप्लीकेबल है और सॉल्यूशन में भी एप्लीकेबल है और सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरा एडवांटेज, स्टेरिक फैक्टर अपीयर्स ऑटोमेटिकली इन एसीटी, ये शॉर्टकट लिख दिया है भाई एसीटी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है इसके एक्सप्रेशन में। लकीली वो एक्सप्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमें क्राफ्ट करना पड़ता था, हमें जबरदस्ती डालना पड़ता था। क्राफ्ट नहीं आएगा, ग्राफ्टेड आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है, जरा आप इसका रिएक्शन प्रोफाइल देखिए। ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे, तो ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए इंटू। पहली बात तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं एक ही स्टेप के लिए बताना चाहता हूँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मैं एक के लिए ले रहा हूँ। तो ए और बी ये थे भाई। धीरे धीरे जब ए और बी एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो आप लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी। अब स्टेबिलिटी कम 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 कम, तो ए और बी एक इस स्टेज में आएंगे जब पुराने बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहे होंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे। ना पुराने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ना नए बने हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ए और बी में नया बॉन्ड बनने की कगार पर है और कुछ पुराने बॉन्ड भी इनके किसी के साथ होंगे तो वो टूटने की कगार पर है, टूटे नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वाला रीजन कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर जो स्टेबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। ए बी स्टार को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी मिनिमम। तो एक बार मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। इनिशियली सिर्फ ए और बी दो रिएक्टेंट प्रेजेंट थे। जब ये पास पास आए, एज द रिएक्शन प्रोसीड ए एंड बी कम इनटू कांटेक्ट, जब ये पास पास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे,
they will distort and begin to exchange atoms. As potential energy rises to a maximum, the cluster of atoms corresponding to the region near the maxima are referred as activated complex. तो यहाँ जो cluster of atoms बनेगा, उस cluster of atom को मैं क्या नाम देने वाला हूँ? Activated complex. Activated complex की potential energy maximum होगी. After maximum potential energy, atoms rearrange in the cluster. जब ये हो गई, अब ये एटम नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने टूटेंगे, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये इधर आ जाए या इधर आ जाए। तो हाँ, ये बात भी पूछी जाती है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा प्रोडक्ट ही देगा, वो वापस भी आ सकता है, वो सरकेगा। जैसे आपने यहाँ पर एक बॉल चिपका दी ना, तो क्या होगा, वो बॉल या तो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी, यहाँ नहीं रह सकती, अनस्टेबल पार्ट है बॉल। तो वही लाइन लिखी हुई है, आफ्टर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी atoms rearrange in the cluster and potential energy falls rapidly. Potential energy falls rapidly, right? All AB star will not proceed to form product. तो ये AB star है आपका activated complex जो बना, सारा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कुछ वापस भी लौट जाएगा। In fact, some of AB star will decay back to the reactant. तो ये पॉइंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के। सबसे पहले मैंने आपको इसके एडवांटेज बताए कि इसके एडवांटेज क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। जब ए और बी थे, जब पास पास आए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो डिस्टॉर्ट होने स्टार्ट होंगे, पुराने बॉन्ड बनने टूटने स्टार्ट होंगे, टूटे नहीं, टूटने की कगार पर है, नए बनने स्टार्ट होंगे, बने नहीं है, बनने की कगार पर है। ऐसी स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट सेम नहीं होते। इंटरमीडिएट फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे टर्चरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर सकता है। ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। इसे आइसोलेट आप कर सकते हो, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, ध्यान रखना। ये ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट बोथ आर सेम। नहीं भैया, इंटरमीडिएट को आप किसी रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट को आप सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए अगले पर आते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये CO है, ये NO2 है, तो यहां पर मैंने CO और NO2 लिया। जब ये एक दूसरे के क्लोज आए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी भाई, ये बढ़ रही। इस पॉइंट पे आके क्या होगा, देखिए यहाँ दिखाया भी हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला बॉन्ड C और O अलग है, NO2 अलग है, ये वाला बॉन्ड डॉट डॉट से दिखा है, बना नहीं है इस पॉइंट पर, और पुराने बॉन्ड अब ब्रेक होंगे। इसलिए इस पॉइंट पे जो स्थिति है, उस स्थिति को बोला जाता है क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो जब ये चीज हो जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये से छीन करके क्या बना देगा, CO2 और NO। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे हिसाब से अब आपको ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपके कैसे बने, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, देखिए डॉट से दिखाया हुआ है, एक्चुअली प्रोडक्ट बना नहीं है, ये देखिए डॉट से दिखाया हुआ है। तो दिस इज प्रोडक्ट इन मेकिंग, राइट। तो अगर मैं SN1 की बात करूं, ये 2 स्टेप प्रोसेस, अभी तक देखिए मैंने 1 स्टेप बताई, SN1 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो स्टेप 1 में क्या होगा, CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप 2 में क्या होगा, OH- अटैक करके ये बनाएगा। तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ठीक। इसे हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, अब 2 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है तो भाई 2 बार पीक दिखाना पड़ेगा मुझे। पहले पीक में क्या हो रहा होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर मैं क्या लूंगा, Me3 CCl प्लस OH-। यहाँ पर क्या होगा, Me3C, अब डॉट Cl, क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड अबाउट टू ब्रेक, दिस इज अबाउट टू ब्रेक, ये टूटने वाला, टूटा नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पर आपका बनेगा, Me में मिथाइल को बोल रहा हूँ, Me3C प्लस,
तो ये आपका इंटरमीडिएट है। फिर दोबारा Me3C डॉट 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 OH, ये आपका, ये जो दोनों हैं ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं भाई, एंड दिस इज इंटरमीडिएट। आपको ये डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, मैंने ये डॉट करके दिखाई है, ध्यान से देखिए डॉट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये पीक पर होंगे, ये इंटरमीडिएट है, ये स्टेबल भी होगा और आप इसे आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो 2 स्टेप में इस तरह होगा। और ये पीक ऊंची है, ये पीक नीची है, तो मैं बोलूंगा ये स्टेप स्लो है। स्लो स्टेप में अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो स्लो वाले स्टेप को हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मुझे लगता है अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए डॉट, ये देखिए डॉट, तो ये दोनों जो पीक पर है, ये और ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, ये आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। एक चीज मिसिंग है, C3 में। क्लियर? अब आपको मैंने 2 स्टेप की भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बता दी और ये भी बता दिया कि पीक देखकर ही आप बता सकते हो कि जो स्टेप 1 है ये स्लो होगा, स्टेप 2 जो होगा ये फास्ट होगा। तो 2 पीक है तो 2 स्टेप, 3 पीक है तो 3 स्टेप। जैसे मान लो मैं आपको कोई रैंडमली एक रिएक्शन लिख के उसका कर्व बना के दे दूं, तो कितने स्टेप की रिएक्शन है? 3 स्टेप। कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं? 1 2 3। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? 3। इंटरमीडिएट कितने हैं? 2 इंटरमीडिएट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटालिसिस, ये कैटालिसिस क्या होता है या कैटालिस्ट क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। KClO3 को मैंने कंटेनर में लिया, हीट किया, KCl1 प्लस O2 बन गया। मैंने देखा यार जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ ना 680 केल्विन तक कहानी जा रही है, 680 केल्विन तक हीट करना पड़ता है, तब जाके डिसोसिएट हो रहा है। इवन इसे होने में 30 मिनट लग गए। अब मैंने क्या किया, जिस कंटेनर में KClO3 को हीट कर रहा था उसी कंटेनर में चुपचाप मैंने 2 ग्राम MnO2 डाल दी और रिएक्शन हुआ, फिर हीट किया। मुझे 2 फायदे हुए। वो 2 फायदे क्या हुए वो भी मैं बताता हूँ। वो 2 फायदे ये हुए, पहला फायदा तो सबसे पहले यही था कि 480 केल्विन तक ही जाना पड़ा 600 की जगह, कम टेम्परेचर पे काम चल गया। KCl और O2 तो बना, पहले जो काम 30 मिनट में हो रहा था वो 5 मिनट में हो गया। तो रिएक्शन हो गई भाई फास्ट। रिएक्शन क्या हो गई? फास्ट। और एक और बात, ये 2 ग्राम था ना MnO2, ये फाइनली भी 2 ग्राम ही बच गया। ये तो और मजा आ गया भाई, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, यूज भी कुछ नहीं हुआ और इसने रिएक्शन को भी फास्ट कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता पर वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। मतलब क्वांटिटेटिवली ये रिएक्ट नहीं करता पर क्वालिटेटिवली करता है। क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली का क्या मतलब है? हो सकता है यहाँ ये येलो कलर का दिखता हो, अब ऑरेंज हो जाए, क्वालिटीज में चेंज आ जाएगा, मतलब लुक वगैरह चेंज हो सकती है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो व्हाट आर कैटलिस्ट? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर आप यूज करो तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्वांटिटेटिवली, बट वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। अब जैसे H2O2 को ही मैंने लिया, अगर मैं एक कंटेनर में इसे छोड़ दूं एक्वा सॉल्यूशन तैयार करके, तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें दे देगी, वाटर और O2। आप लोग जानते हो ये डिकम्पोजिशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये हो रही है। अब मैंने क्या किया, ये कैटेलाइज कर दिया, मतलब इसी कंटेनर में थोड़ा सा Ki डाल दिया, तो Ki से I माइनस आया। तो पहले 30 मिनट में हो रही थी तो 5 मिनट में होगी, लेकिन अब ये 2 स्टेप में हो रही है। पहले H2 और IO माइनस बना, तो IO माइनस और H2O2 रिएक्ट करके H2O2 और I माइनस, तो देखिए I माइनस था और I माइनस से निकल गया फाइनली। तो सॉल्यूशन में जितना मैंने Ki अगर 1 मिलीमोल डाला तो 1 मिलीमोल ही बचा रहेगा, बट 5 मिनट में ये सारा H2O2 खत्म हो जाएगा जो पहले 30 मिनट में हो रहा था। तो क्योंकि अब ये 2 स्टेप में हो रही है तो ये कॉम्प्लेक्स होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं बुक्स में।
मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया तो वो एलिमेंट्री नहीं हो सकती। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही वो सिंगल ग्राफ दिखा देते हैं जैसे एक स्टेप में ही हो रहा है, बट वो एक में नहीं होता, वो हमेशा ऐसे होती है। हम दिखा देते हैं इफेक्टिवली, हमेशा वो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, 2 में 3 में, कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 तो होंगे। तो एनी कैटलाइज्ड रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री, मतलब वो एक स्टेप में खत्म नहीं होगी। तो क्या हुआ जब हमने कैटलिस्ट यूज किया, तो देखिए कैटलिस्ट ने थियोरेटिकली क्या किया, इस पुल की हाइट को घटा दिया है, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो गई है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं, दे बेसिकली प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला अनकैटलाइज्ड था, ये वाला कैटलाइज्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो catalyst is a foreign substance which influences the rate of reaction by providing an alternative path with the lower activation energy। बहुत पूछा जाता है कि कैटलिस्ट ऐसा क्या जादू मंतर कर देते हैं कि रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, तो वो मैंने आपको बताया। हम इसे अक्सर इस तरीके से दिखाते हैं कि ये अनकैटलाइज्ड है, तो ये कैटलाइज्ड। तो एक्चुअली एक स्टेप में नहीं होगी, पर मैंने इफेक्टिवली दिखा दी कैटलाइज्ड। और ये ऊपर वाली क्या है, अनकैटलाइज्ड। ये रिएक्शन प्रोग्रेस। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप डेल्टा एच निकालोगे तो दोनों ही सिनेरियो में डेल्टा एच सेम आएगा, चाहे आप कैटलिस्ट यूज करो या ना करो। तो कैटलिस्ट यूज करने से डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये, डेल्टा जी अगर पहले 20 प्लस -20 था तो अभी भी -20 रहेगा, प्लस नहीं हो जाएगा, या पहले +40 था तो अभी भी +40 रहेगा, माइनस नहीं होगा। मतलब अगर पहले प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो अभी भी वो स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर पहले प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस थी तो वो अभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो कैटलिस्ट क्या है, एक खड़ी हुई रिएक्शन को चला नहीं सकता, वो चलती हुई रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। पॉइंट समझे लाला? कैटलिस्ट एक रुकी हुई रिएक्शन को नहीं चला सकता, बट एक चलती हुई को फास्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो इसीलिए मैंने कहा कि डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस इन सबको अफेक्ट नहीं करता। तो जल्दी से वो पॉइंट देख लेते हैं। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली। 2 ग्राम लिया था तो 2 ही ग्राम मिलेगा, क्वांटिटी में बदलाव नहीं आएगा, क्वालिटी चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा जी। ये बात भी मैंने आपको समझा दी है भाई। अगला पॉइंट देखिए, कैटलिस्ट कैन नॉट टर्न नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू स्पॉन्टेनियस। ये बात भी समझा दी, एक रुकी हुई को नहीं चला सकता, बट एक चलती हुई रिएक्शन को कैटलिस्ट क्या कर सकता है, बहुत फास्ट कर सकता है, राइट। एक एक्सेप्शन भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर मैं H2 गैस लूं और क्लोरीन गैस लूं, टेक प्लेस ओनली व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट, यानी H2 गैस और सनलाइट। तो अगर ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस आपको चाहिए ही चाहिए, ये मॉइस्चर है, ओनली व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट। मॉइस्चर या कैटलिस्ट का भी काम करता है, और देखिए इसके बिना ही हो भी नहीं। तो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, तो कोई घबराने की बात नहीं है, इस टाइप के एक्सेप्शन तो आते रहते हैं। चलिए, अ कैटलिस्ट, अब इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट क्या करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। जरा इधर देखिए, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। ये अनकैटलाइज्ड है और ये इफेक्टिवली कैटलाइज्ड है। तो ये आपकी कैटलाइज्ड हो गई, ये आपकी अनकैटलाइज्ड हो गई, राइट। तो कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड होने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, ये और ये भी। तो अगर मैं एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखूं तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या होगा,
ए एफ ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बी बाय आर टी। ये कांस्टेंट मान लो, तो ये आपका आ जाएगा ए एफ और ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ई एफ माइनस ई ए बी बाय आर टी। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। ये तो थी अनकैटेलाइज्ड के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैटेलाइज्ड रिएक्शन, तो क्या होगा? देखिए कैटेलाइज्ड में अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो ई एफ भी कम हो गई है। के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के डैश फॉरवर्ड के डैश बैकवर्ड, ए एफ ई रेज टू द पावर माइनस ई एफ माइनस एक्स बाय आर टी, क्योंकि पहले ये कितनी थी ई एफ, अब एक्स कम हो गई है तो ई एफ माइनस एक्स मैंने ले ली। उसी तरह मैं बैकवर्ड का लूंगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ आएगी। ए एफ ए बी एक्स बाय आर टी। अब देखिए ये एक्स बाय आर टी, ये भी एक नया फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन के आने से क्या हुआ है जरा ये देखिए। इस फ्रैक्शन के आने से क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर ये पॉइंट वन है तो ये भी पॉइंट वन है। फॉरवर्ड अगर 10% बढ़ी तो बैकवर्ड भी 10% बढ़ी। एज ए रिजल्ट ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो के इक्विलिब्रियम है जो नया आया है और जो पुराना के इक्विलिब्रियम है वो दोनों सेम आ जाए। समझ आया? तो कैटलिस्ट यूज अगर आप करोगे तो वो कभी भी वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट विल नेवर डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ना तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करेगा और ना वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को। बिना कैटलिस्ट यूज करे मान लो 0.4 और 0.2 मोलर आ रही थी दोनों इक्विलिब्रियम पर, कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी इतनी ही आएंगी। बट फर्क ये पड़ जाएगा कि बिना कैटलिस्ट यूज करे 30 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा था और अब आपका 5 मिनट बाद ही हो जाएगा। तो अब इसे पढ़िए। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ई की पावर एक्स बाय आर टी, ई की पावर एक्स बाय आर टी रहा है, बट इट डज नॉट ऑल्टर के इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इनको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो बिफोर कैटलिस्ट थी वही आफ्टर कैटलिस्ट रहने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम क्विकली। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को क्विकली हेल्प करने में मदद करेगा। तो जब भी आप ये यूज करते हैं कैटलिस्ट तो आप समझ जाइए कि इक्विलिब्रियम तो जल्दी अचीव हो जाएगा, बट किसी भी तरह की इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर था या जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कभी चेंज नहीं। ठीक है भाई, अब आते हैं हम अगले सवाल पर। तो ये मैंने पिछली क्लास में मुझे पूछना चाहिए था बट अब मैं पूछ लेता हूँ कि मैंने आपको पिछली क्लास में टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया था T+10, ये 2 to 3 आता। अगर मैं 2 भी मानूं तो इसका ये मतलब है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है या उसके कहीं बीच में रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये है आपका के, तो के क्या होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, इसमें तो ज्यादा चेंज आता नहीं है। के डबल हो रहा है तो ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। यहाँ है टेम्परेचर, यानी ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है। तो मैं बताता हूँ कि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। वो क्यों होता है ध्यान से देखना, ये आप लोग 11th में भी पढ़ाया जाता है। dN/n डी ई, ये ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये टी पर बना है। मान लीजिए ये आपकी वो सफिशिएंट रिक्वायर्ड एनर्जी थी जिससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो मैंने बताया ओरिएंटेशन फैक्टर से पहले एनर्जी फैक्टर। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये ग्राफ, इस ग्राफ से क्या होगा जरा ये देखिए। ये एरिया मान लो 0.2 है,
तो पुराना वाला एरिया कितना था 0.1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 10%, इसका मतलब मैं कहता हूँ 20%। हो सकता है ये 0.22 हो जाए तो 22% हो जाए। तो एक्चुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये एरिया बढ़ जाता है। और एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस एरिया रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sufficient energy. This area represent fraction of molecule having sufficient energy. तो ये एरिया डबल हो गया तो वो फ्रैक्शन भी डबल हो गया। तो पहले 100 में से अगर 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी, तो वो 20 हो गए या 22 हो गया, 25 हो गया। इसलिए रिएक्शन का रेट डबल या उससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं भाई। अब आपको मैं फिर बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जा करके मॉड्यूल करना है। कौन सा मॉड्यूल करना है ये भी मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल आपको वो करना है जो मैंने अपने तीव्रा चैनल पर टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर किया हुआ है। उसमें मैंने डीपीपीज भी शेयर की हुई है, उसमें मैंने मॉड्यूल भी शेयर किया है। तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने एक्सरसाइज 1 भी कर लिया और उसके बाद आप सीधा 3 ये करेंगे तो एक भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है भाई। और ज़रूर आज होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि थ्योरी से कुछ खास होता नहीं है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक्चुअली जो चीज़ें आप सीखोगे वो तब सीखोगे तब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। तो आज क्लास के बाद उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।